बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 मई पाकिस्तान में बुध की शाम आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 158। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर इस्लामाबाद से 28वीं आईनी तरमीम। मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आने वाले पीर के दिन जो कि 11 मई बनता है, उस दिन मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और फॉर्म 47 के सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 28वीं आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार है। उस मुसवदे के अंदर क्या है, ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों की राय मुख्तलिफ है, लेकिन सलमान गनी हों या रऊफ़ क्लासरा हों, सभी सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम की आमद है। इसमें कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तक जो एनएफसी है और सूबों को जो पैसा मिलता है उसका फड्डा पड़ा हुआ है। जो मिलिट्री जर्नल्स हैं वो चाहते हैं कि सूबों के हिस्से का जो पैसा है वो वफाक के पास आए, क्योंकि आपको पता है वफाक में जो पैसा होता है वो ज़्यादातर फिर मिलिट्री जर्नल्स के कंट्रोल में ही होता है। तमाम हुकूमत ही वो सीधी सीधी कंट्रोल कर लेते हैं। आसान है, वैसे तो सूबों में भी उन्हीं के कंट्रोल में है, लेकिन वफाक वाला तो वन विंडो ऑपरेशन होता है, मल्टीपल पार्टीज़ भी नहीं होती। जिस एक बंदे को हुकूमत दी है उसी से आपने अपने सारे काम करवाते जाने हैं। वैसे भी मेजर बजट जो है वो फिर फॉरेन अफेयर्स हों या डिफेंस के मामलात हों उनमें लगा दिया जाता है। दोनों चीज़ें हमारे जर्नल्स के अपने पास ही हैं। तो पहला मसला तो पैसों का है, बल्कि असल मसला ही पैसों का है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि तालीम और सेहत के जो शोबे हैं उनको भी वफाकी हुकूमत के अंडर लेना है जो सूबों को दिया हुआ है। 18वीं तरमीम जो हुई थी, अब 28वीं करना चाह रहे हैं। जब 18वीं तरमीम हुई थी तो वफाक से लेके इन शोबों को सूबों को दिया गया था। अच्छा, ये भी बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शन है। आपको लगेगा तालीम की फ़िक्र है, सेहत की फ़िक्र है, ऐसा नहीं है। सेहत और तालीम दो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या दुनिया के दूसरे मालियाती या सपोर्ट करने वाले जो इदारे हैं वो बड़ी बड़ी ग्रांट्स भेजती हैं। बल्कि आप ये कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ये जो सड़कें वड़कें मोटरवेज़ वगैरह बनती हैं वो तो पहले ही वफाक के पास है। उसके बाद अगर सबसे बड़ा मोटा माल बाहर से मिलता है या कर्जे लेने होते हैं या एड्स आती हैं तो वो सारी एजुकेशन में और हेल्थ में आती हैं। अब जब बड़ी बड़ी एड्स आएंगी डॉलर्स में, कहीं पे $500 मिलियन की एड आएगी, वो एड कई दफ़ा वापस भी करनी होती है या एड नहीं होती, कर्जा होता है। ये बच्चों को दूध पिला रहे हैं स्कूल में, ये बाजी मरियम दूध नहीं पिला रही, उनको कोई शौक़ नहीं हो गया बच्चों को स्कूलों में दूध पिलाने का। ये बाहर से पैसा आता है जिसमें से ये कमीशन भी खाते हैं और फिर अपने अल्ले तलल्लों को उसके ऊपर नौकरियों पर भी रखते हैं और वहाँ पर फिर तनख्वाहें भी जो हैं वो डॉलरों के इव्ज़ या इतनी मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं कि जैसे पाकिस्तान में किसी बंदे की 5-7 लाख रुपया तनख्वाह है तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉलर्स में वो 2-3 हज़ार डॉलर बनती है। तो अगर आपकी बाहर से कोई एड आई है या कर्जा आया और वो प्रोग्राम चल रहा है वर्ल्ड बैंक का और आप वहाँ पर किसी को 25-30-40 लाख भी तनख्वाह देते हैं तो उनके हिसाब से तो वो $10,000 है। तो जो भी उसको मॉनिटर कर रहा होता है बाहर से उसके लिए वो ठीक होता है। तो आप कई ब्रिगेडियर्स, कई कर्नल्स, कई मेजर जनरल्स जो हैं वो वहाँ पर खपा सकते हैं ऐसे कामों के अंदर। तो इसलिए हमारे चौधरी साहब की ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि दिफा, फॉरेन अफेयर, तालीम, सेहत और इसके अलावा भी वगैरह वगैरह, ये सड़कें वगैरह तो FWO वगैरह वो खुद ही बनाते हैं पहले ही, आपको पता है डेवलपमेंट का काम तो उनके हाथ में है। वो अलग बात है, अपने ताईं तो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ भी वही बनाते हैं, सीमेंट भी उन्हीं के पास है, दलिया भी आपका उन्हीं के पास है, तो वो सारा कुछ तो वही बनाते हैं। अभी तक कफन का कपड़ा तैयार करना उन्होंने आपका शुरू नहीं किया, बाकी सारा कुछ तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो दो शोबे हैं तालीम और सेहत के, वो कहते हैं हमें दे दें। वैसे दे दें, माल मुकदमा तो नीचे भी वही खा जाते हैं दूसरे लोग ही, मीन पॉलिटिकल एलीट खा जाती है, तो जर्नल्स को खाने दें। कल भी आपके सामने एक पाकिस्तानी की बात रखी थी कि सबसे ज़्यादा क्लास शिफ्ट इन्हीं को मिलता है, तो ज़रूरत भी पैसों की सबसे ज़्यादा इनको होती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इनको क्योंकि खाने की तलब ज़्यादा होती है तो इसलिए आप देखेंगे बाहर से ये कर्ज़े भी ज़्यादा लेंगे और एड शेड भी ज़्यादा घेर के लाएंगे, क्योंकि खाना पीना ज़ाहिर है उसकी डिमांड ज़्यादा है, बंदे भी इनके पास ज़्यादा हैं जिनको खपाना है। तो ये अब मामला चल रहा है। फिर 28वीं तरमीम में ये भी है कि किस तरीके से अब हेड ऑफ स्टेट बनना है, वो अब पता नहीं 28वीं में किया जाएगा या अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करके जो अगली इससे 29वीं तरमीम होगी उसके अंदर करना है। लेकिन भारत होगा तो सही, वो आज नहीं तो कल वो सदर ममलकत तो बनना चाहते हैं, हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं। तो पहली खबर ये थी कि ये आमद है। दूसरी खबर आपके सामने रखें, बहुत ही मेजर खबर है, हिला देगी आपको।
सनाउल्लाह खान बहुत ही मोतबर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। हाल ही में इन्हें चौधरी साहब ने डॉन से फारिग करवा दिया था। वो और उनके साथ नवीद सिद्दीकी जो सीडीए को कवर करते हैं, ये दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनके पास ये इत्तलात आ रही हैं कि जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग खाली करवाई जा रही है, असल में वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, जो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, रियल स्टेट के बिजनेस में हैं, उनको देने की तैयारी की जा रही है। उनकी कंपनी को ये दिया जाएगा और इस पर वो 7 स्टार होटल बनाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वन की बिल्डिंग है, ये दो आपको इसके ऊपर टावर्स नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ 17,000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर है। ये सिर्फ 17,000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर अभी बने हैं। टोटल प्लॉट जो है ये 65,000 स्क्वायर यार्ड का है। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान की ज़मीन पर कोई भी इतनी महंगी या लुक्रेटिव जगह और होगी। किस लिए? जगहों की ज़ाहिर है जो वजह होती है वो उनकी निस्बत होती है। मतलब कोई जगह कहाँ पर है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल एफिल टावर के सामने है या बकिंगम पैलेस के सामने है, तो वो अपनी जो उसकी जो निस्बत होगी उस चीज़ के बिल्कुल सामने, उसकी वजह से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। अब ये जो जगह है जहाँ पर ये टावर्स बन रहे हैं, इनके साथ पूरा डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। सामने इनके फ्रेंच एम्बेसी है, लेफ्ट साइड के इनके सरीना होटल है और बिल्कुल सामने वो सड़क है जिसके 1 किलोमीटर बल्कि आधे किलोमीटर के अंदर अंदर तमाम चीज़ें, मसलन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर आपकी नेशनल असम्बली है, प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है, बाकी सब कुछ भी आप जो मर्जी हुकूमत का मेन चीज़ें गिनवाते जाएं वो उसी आधे किलोमीटर के अंदर है। तो ये पाकिस्तान की मोस्ट लुक्रेटिव या मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन बनती है या सबसे महंगी लोकेशन बनती है उस एतबार से देखा जाए। और यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन अब अवेलेबल भी नहीं है, तकरीबन ज़्यादातर ली जा चुकी है, इसलिए यहाँ एक एक इंच जो है वो बहुत कीमती है। तो अब सनाउल्लाह खान जो कि बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग रातों रात इसलिए खाली करवाई जा रही है कि ये सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की कंपनी को देनी है और वो यहाँ पर जो बाकी पड़ी हुई ज़मीन है, 17,000 तो 2 टावर बन गए, लेकिन जो पीछे नए टावर्स बनने हैं वहाँ पर ज़ाहिर है इस हिसाब से 4 टावर्स और बन सकते हैं, शायद 5। वो जो यहाँ पर 7 स्टार तो चले क्या बनना, लेकिन कोई 5 स्टार होटल बन जाएगा। तो यहाँ पर वो होटल भी बनाना चाहते हैं और ज़ाहिर है कमर्शियल बिल्डिंग या अपार्टमेंट्स भी बनेंगे। तो अब इस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। सहाफ़ी बहुत मोतबर हैं, इसलिए हमने आपके सामने उनकी खबर रखी। दूसरी तरफ अब एक्सियोस जो कि मोतबर जरीदा है अमेरिका से, और उसके साथ रॉयटर्स जो दुनिया की जानी मानी न्यूज़ एजेंसी है, दोनों ये खबर रख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान एक सफ़े के मेमोरेंडम या आप ये कहिए कि अंडरस्टैंडिंग या मुआहदे के लिए तैयार हो गए। कहा यह जा रहा है कि उस एक सफ़े के ऊपर 14 पॉइंट्स होंगे। दोनों ये बड़े न्यूज़ आउटलेट हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। रॉयटर्स कह रहा है कि उन्हें एक पाकिस्तानी ज़रिया है, उनके जो ज़राए हैं वो पाकिस्तान से हैं जिन्होंने उन्हें कन्फर्म किया है। एक्सियोस के शायद ज़राए जो हैं वो अमेरिका से हैं, लेकिन दोनों कन्फर्म कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान जो है वो एक सफ़े का मेमोरेंडम साइन करने जा रहे हैं। इसमें चीदा चीदा बातें ये होंगी कि ईरान 11 से 12 साल तक यूरेनियम इनरिच नहीं करेगा। जो आलमी इंस्पेक्टर्स होंगे उन्हें रसाई देगा। जो यूरेनियम वहाँ पड़ा हुआ है वो शायद ईरान से बाहर मुंतकिल हो जाएगा और बदले में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं और जो उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं उन पर उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। फिर आबना हरमज़ दोनों पार्टीज़ जो हैं वो खोल देंगी, ईरान भी और दूसरी साइड से अमेरिका भी। और अभी तक ये नहीं पता कि आबना हरमज़ का कंट्रोल किस तरह से कितना किसके पास होगा, ये अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ 30 दिन का वक्त होगा, ये बेसिक मेमोरेंडम डिसाइड होगा, आबना हरमज़ वगैरह खुल जाएगी। फिर 30 दिन के अंदर अंदर मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तो शनीद होगी और हतमी फ़ैसला किया जाएगा न्यूक्लियर पर भी, और लॉन्ग टर्म जो एक सीज़ फायर या जंग बंदी है या अमन का मुआहदा है वो सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के दरमियान लॉन्ग टर्म में होगा। तो ये वही बातें हैं जो पहले दिन से सबको पता है, कुछ नया तो है नहीं। और इसमें लग ये रहा है कि ईरान अपनी शर्तें मनवाने की भरपूर कोशिश भी कर रहा है और शायद उन्हें कामयाबी होते हुए यहाँ थोड़ी सी नज़र भी आ रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितने कामयाब होते हैं वो, या सदर ट्रंप ज़्यादा कामयाब होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि जो वो चाहते थे वो उन्हें शायद अब मिल रहा है। बहरहाल ये अब तमाम बड़े जरीदे जो हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी वक्त भी इसके ऊपर दस्तखत हो सकते हैं।
जिस दिन से ये जंग शुरू हुई और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ठहराव आया, हमने उसी दिन आपको बताया था कि मज़ीद जंग नहीं होगी, अब इसके ऊपर सुलह होगी और ये सुलह छोटी मोटी झड़पें भी हो सकती, अभी भी हो सकती हैं झड़पें किसी टाइम, अब महीने बाद, लेकिन एवेंचुअली कोई बड़ी जंग इनके दरमियान शुरू नहीं होगी, क्योंकि जो शहरग है इस पूरे ट्रेड की, उसके ऊपर ईरान का कब्ज़ा है और उससे सभी जो हैं वो बेजान हुए पड़े हैं, ये पूरा खित्ता बेजान हुआ पड़ा है और जिससे जो तेल की कीमतें हैं उन्होंने तबाही निकाल के रख दी है। उसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने एक खुशामदी ट्वीट किया है। आपको पता है कि सदर ट्रंप ने पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने वो ट्वीट रखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी और मैं अपना जो ऑपरेशन फ्रीडम था, मीन वहाँ से जहाज़ों को सेफ रास्ता देना, वो ऑपरेशन बंद कर रहा हूँ, वो नहीं करूँगा। अब शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर एक बड़ा ही, आप ये कह लीजिए जो हमेशा वो करते हैं, पॉलिश उन्होंने की है, खुशामदी ट्वीट किया है, इज़हार तशक्कर किया है और उन्होंने अमरीकी सदर की जुर्रत को सलाम किया है। उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो ग्रेशियस रिस्पॉन्स है हमारी रिक्वेस्ट पर और उनकी जो करेजियस लीडरशिप है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, उनका भी शुक्रिया अदा किया है। अब लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि असल में तो इसमें अगर किसी ने गेन किया है तो वो ईरान ने किया है। ईरान ने क्यों गेन किया कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने ये ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट किया तो फिर हमारी तरफ से जंगबंदी ख़त्म है। तो सदर ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके थे, उससे वो 1 फुट पीछे हुए हैं या 1 कदम पीछे हुए हैं या 1 इंच पीछे हुए हैं या 1 किलोमीटर पीछे हुए हैं, जो भी आपने कहना है, तो उससे ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। तो फिर ये शहबाज शरीफ वन साइडेड खुशामद क्यों कर रहे हैं? इन्होंने ईरान के लिए करेजियस या ग्रेशियस क्यों नहीं कहा? लेकिन बहरहाल वो तो उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने किसके लिए कहना है या उनको क्या लगता है कि किसका ग्रेशियस और करेजियस जो है वो रिस्पॉन्स है या फैसला है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ही तारीफ़ी किस्म का उनका ट्वीट किया है। ये अलग बात है कि उनकी तरह उनकी टीम भी नालायक है। पहले एक ट्वीट किया गया, फिर एडिट किया गया, फिर एडिट किया गया, 3 दफ़ा वर्जन चेंज किया गया। उनके ऑफिस में पता नहीं कितने नालायक लोग हैं कि उन्हें ये नहीं समझ कि जब किसी भी ट्वीट को एडिट कर दिया जाता है तो उसकी रीच ख़त्म हो जाती है। तो पहले एक ही दफ़ा, मुझे पता है आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं और कोशिश भी नहीं करते, लेकिन पहली दफ़ा किसी से पढ़वा लें, अच्छी तरह से एक ट्वीट बना लें और उसे एक ही दफ़ा करें ताकि आपकी रीच जो है वो सही जगह तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो आपके सामने रखनी है वॉशिंगटन पोस्ट की पहले, और उसके बाद आपको बताएंगे बीबीसी इस सारी जो नई होने वाली डील है इस पर क्या कह रहा है, और फिर इंडिया के अंदर धमाके हुए हैं, बम धमाके हुए हैं, उस पर भी बात करें, और फिर लोकल पॉलिटिक्स पे भी हमने बात करनी है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी की है जो कह रहे हैं कि ईरानियन जो स्ट्राइक्स थी अमेरिका की एयर बेसिस पर, उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि जितना किसी ने सोचा नहीं था। वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 228 स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको तबाह किया गया है। 228, 228 स्ट्रक्चर्स को ईरानी जो मिसाइल थे उन्होंने अमेरिकी बेसिस या अमेरिका की जो फैसिलिटीज़ थी उन पर तबाह किया गया है। वो कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन है ये इतनी लार्जर है कि किसी ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। मीन बहुत मेजर सक्सेस ली है ईरान ने यहाँ पर हमले वापस करने की, ये वॉशिंगटन पोस्ट क्लेम कर रहा है। जाहिर है सदर ट्रंप को बहुत गुस्सा आएगा, वो फिर इन्हें फेक मीडिया कहेंगे और कहेंगे कि मेरी जीती हुई जंग जो है उसे वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम जो है मान नहीं रहा और कह रहा है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा सक्सेस ली है, जो कि सच नहीं है। ये सदर ट्रंप का मुतवक्के इसके ऊपर रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की ये आज की स्टोरी है। उसके साथ ही साथ बीबीसी ये तज्जिया दे रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम से भले पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की या पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ है रिक्वेस्ट करने का, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन बीबीसी ये तज्जिया कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन फ्रीडम से सदर ट्रंप ने एक कदम पीछे हटाया है, उसे हॉल्ट किया है, उसे पॉज किया है, इससे ईरान अपनी फतह जो है उसका वो ऐलान कर सकता है या ईरान जो है वो अपनी फतह करार दे सकता है या ऐसी पोस्चरिंग कर सकता है कि उनकी जीत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आप करेंगे तो हम ये कर देंगे, मतलब कि हम जंग दोबारा शुरू कर देंगे, हम मिसाइल हमले दोबारा शुरू कर देंगे, हम आबना हरमज़ पर दोबारा ये करेंगे। तो उनकी जो धमकी थी ईरान की वो काम कर गई और सदर ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो बंद कर दिया। तो बीबीसी के मुताबिक जो उनका अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस है कि इससे लगता है कि ईरान अपनी इसमें से फतह करार देगा, और दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि दुनिया पूरी ये सोचेगी कि ईरान को इसमें से फतह मिली है। अब ज़रा इंडिया की तरफ चलते हैं
क्विकली उसके बाद हमने पाकिस्तान की खबरों पर आना है। इंडिया के 2 शहरों अमृतसर और जालंधर में बम धमाके हुए हैं कल शाम। सबसे पहले आपके सामने सूरत हाल जालंधर की रखते हैं, जहां पर रात 8 बजे एक स्कूटी, मतलब मोटरसाइकिल टाइप एक चीज़, बीएसएफ जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके जो भी इंस्टॉलेशन है, दफ्तर है, उसके बिल्कुल सामने ये स्कूटी खड़ी की गई और उसमें धमाका खेज़ मवाद जो है वो नस्ब किया गया और सीसीटीवी फुटेज में वहाँ से कोई शख्स भागता हुआ भी नज़र आता है। बहरहाल वो धमाके से वो स्कूटी फटी और वहाँ पर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। दूसरा बम जो है वो अगेन उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और बीएसएफ की इंस्टॉलेशंस के बिल्कुल करीब, वहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं था लेकिन वैसे ही बम प्लांट किया गया था। वो हुआ अमृतसर में और ये रात के 11 बजे हुआ। ये एक ही दिन एक जगह पे रात के 8 बजे और एक जगह पर रात के 11 बजे। अब जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी से हैं वहाँ पर, और आपको पता है कि इस टाइम आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी पहले दिल्ली में, जिसको बीजेपी ने छीन लिया। ये केजरीवाल की पार्टी है, जिन पर पाकिस्तानी तर्ज से वहाँ पर मोदी ने उन पर झूठे मुकदमात बनाए, उनको जेल में भी रखा और उनके मुतअद्दिद लोगों को जेल में डाला। बहरहाल उनसे वो दिल्ली की जो हुकूमत थी वो उन्होंने छीन लिया। पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, उसको भी छीनने की भरपूर कोशिशें मोदी और उनके साथी कर रहे हैं। भगवंत मान कहते हैं कि ये बीजेपी का पुराना तरीका वारदात है। जो इंडियन पंजाब है उसके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि लगता है कि ये धमाके जो हैं ये बीजेपी ने करवाए हैं, मोदी की पार्टी ने करवाए हैं। ये पहली दफ़ा है शायद कि कोई धमाके हुए हैं तो डायरेक्टली पाकिस्तान पर डालने की बजाय वहाँ पर अब ये सोचा जा रहा है कि ये मोदी करवा रहे हैं और बीजेपी करवा रही है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि जो वेस्ट बंगाल था वहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी को हरा कर मोदी का जो कोलिशन था या मोदी की पार्टी थी वो फतह याब हुई है, उससे जो इंडिया की अपोजिशन है उनको बहुत शदीद झटका लगा है। अगले इलेक्शन बहरहाल पंजाब में भी और दूसरी जगहों पर भी 2029 में ही होने हैं। देखते हैं कि अब उन इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, जो उनके यूनियन इलेक्शंस होने हैं और पंजाब की असम्बली के भी इलेक्शन होने हैं। अब ज़रा आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरों के ऊपर। तकरीबन वही बातें जो हम बहुत देर से कर रहे हैं, आज आखिरकार सलमान अकरम राजा साहब ने उसी लाइन और लेंथ पर विकेट के दरमियान में बॉलिंग की है। उनके 2 बयान आपके सामने रख देते हैं, उससे फिर तज्जिया आप पे छोड़ेंगे कि आप क्या कहते हैं। उनका पहला बयान, इमरान खान का हुक्म है कि पार्टी में फंडिंग पार्टी के अंदर से हो। हमने एक निज़ाम वाज़े किया कि सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान जिन्हें बड़ी तनख्वाह मिल रही है, महाना 5.5 लाख रुपए महाना से ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ की तो ज़्यादा है, कम अज़ कम 5.5 लाख रुपए है, इसमें से सिर्फ 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा करवाए जाएं। ये उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की एक बड़ी तादाद ये नहीं कर रही और इनकार करती है। इसकी वजह से भी हमें मुश्किलात दरपेश आती हैं। ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिनको अब हमें सामने लाना होगा, खुल के बात करना होगी। ये जो आखिरी बात है कि सबको सामने लाना होगा, खुलकर बात करनी होगी, ये हम रोज़ कहते रहते हैं। और हमने यहाँ से भी पैगाम दिया था सलमान अकरम राजा साहब को कि आप एक अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, ईमानदार हैं। आप पर पूरी कौम को ये नहीं कि आप टिकटें बेचेंगे, बाकी तो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। आपको जो सपोर्ट लोग प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी जो आप पर तनकीद होती है वो इसीलिए होती है जब आप दूसरों के गुनाहों को बचाने की कोशिश करते हैं। आपका अपना गुनाह नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि चलें ये एक्सपोज ना ही हों। आपको बहुत पहले ऐसे लोगों की लिस्टें शाया कर देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सारी कोर कमेटी के ऊपर आप ये फ़ी लगाएं कि वो कोई 20,000, 25,000, 50,000, 5,000, 10,000 कोई भी फ़ी लगाएं कि वो ज़रूर उसमें कंट्रीब्यूट करें। ज़ाहिर है कोर कमेटी में जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल कमेटी जो है उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा कर दीजिए, मीन उसमें ज़्यादा ज़रा तगड़े लोग हैं, उनके पास सारे ओहदे भी हैं। इसी तरह से जो मेन ऑफिस होल्डर्स हैं उनको भी सभी को कहिए कि वो कुछ ना कुछ इस कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करें। अब ये जो लोग नहीं कर रहे, मीन 6-6 लाख 10-10 लाख की मुराद ले रहे हैं और कई इससे भी ज़्यादा, और वो महज 50,000 रुपये नहीं दे सकते। ये किस लिए चाहिए हमें? ये चाहिए अपने वर्कर्स की मदद करने के लिए, उनकी ज़मानतें करवाने के लिए, जो जेलों में हैं, जिनकी वजह से, जिनके कंधों पे चढ़ के आप इलेक्शन जीत के यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको ये तनख्वाहें मिल रही हैं। और ये जो लोग 50,000 भी देने से इनकारी हैं, आप इनकी लिस्टें जब शाया नहीं करते तो बहुत ही माजरत के साथ सलमान अकरम राजा साहब, आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हो जाते हैं। हालांकि आपका गुनाह नहीं है, आप तो साफ़ सुथरी सियासत करना चाहते हैं, लेकिन जब आप ऐसे लोगों को
अवाम के सामने से बचाते हैं सिर्फ ये सोच के कि ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इन सब ने वैसे भी आपके खिलाफ होना है, आज नहीं तो 6 महीने बाद हो जाएंगे, जब इन्हें पहला मौका मिलेगा या आपको ऐसी जगह पर मारेंगे कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी लाइन और लेंथ पर खेलें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। इमरान खान ने जो नज़रिया आपको दिया है उसके ऊपर चलें और खुलकर आवाम के सामने नाम रखें कि कौन कौन ऐसा मुजाहिद है जो 6-6 लाख 10-10 लाख की तनख्वाह सारी जेब में डालना चाहता है, वर्कर के मुंह में पानी का कतरा नहीं डालना चाहता, 50,000 रुपए नहीं देना चाहता कि वर्कर की ज़मानत पर, उसकी किसी आसाइश पर, उसकी घर की फैमिली की किसी इमदाद पर, फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों पर कोई पैसा खर्च हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली बात उनकी इमरान खान के वकला और पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से जो अहकामात इमरान खान ने दिए उन पर कुछ पर अमल दरामद करते हैं और कुछ नहीं करते। इमरान खान साहब का हुक्म है कि मुकदमात की समाअत के मौका पर वकला और तमाम मेंबरान असम्बली अदालत आएँ, अदालत के अंदर भी और बाहर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये खान साहब का हुक्म है। इस हुक्म का हर मेंबर असम्बली को पता है। समाअत जब भी होती है पार्लिमानी पार्टी के ज़रिए कौमी और सूबाई हर जगह मैसेज पहुंचाया जाता है। कोई आता है, कोई नहीं आता, लेकिन अब वक्त आ गया है जो लोग नहीं आते उनके नाम सामने लाए जाएं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग जो, मतलब मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, सभी मोहतरम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो काउंसलर नहीं बन सकते थे, उन्हें एमएनए, सेनेटर्स और एमपीएस बनाया। क्या ये महीने में 2 दफ़ा इमरान खान की समाअत पर नहीं आ सकते? मैंने बार बार कहा कि अगर आपके पास 1000 बंदा है तो आप 500-500 की 2 लिस्टें बना दें, एक दफ़ा आए और दूसरा दूसरी दफ़ा आए। किसी को शादी की वजह से, किसी वजह से इमरजेंसी बन जाए तो वो दूसरा बंदा अपनी जगह पर दे और अगली दफ़ा वो उसको कवर करे अपनी जगह पर। ये कितना मुश्किल काम है। ये सलमान अकरम राजा साहब आपको लिस्टें जारी करनी चाहिए। हमने तो यहाँ से की और सारी दुनिया को दुश्मन बना लिया। अल्लाह का नाम लीजिए, जल्दी से ये लिस्टें जारी कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि असल हकीकत क्या है। हम इंतज़ार करेंगे और अब अगर आपने ना की तो हम आपको याद करवाते रहेंगे ताकि आप ये दोनों लिस्टें जारी करें। मैं हर हफ्ते आपको याद करवाऊंगा और आपको ख़त भी लिखूंगा कि आप ये दोनों लिस्टें जारी करें ताकि लोगों को ये समझ आए कि असल में इमरान खान के नज़रिए को असल में धोखा कौन दे रहा। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग। बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथी, आप यही समझे कि वही बोल रहे हैं। नवाज शरीफ ने उनको लॉन्च किया है क्योंकि आजकल आपको मैंने बताया कि 28वीं तरमीम की आमद है, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हमेशा ये नहीं कि कोई लड़ाई है, एक दूसरे से स्पेस लेने की कोशिश होती है जर्नल्स की और इनकी। बैरिस्टर ज़फरुल्लाह कहते हैं, आप ये समझिए कि ये नवाज शरीफ ही बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। 1948 में हम इंडिया से ऊपर थे। हम झूठ बोलते हैं लेकिन हम 1965 में भारत से नीचे थे और हार गए थे। 1971 में मजीद नीचे, 1998 में उससे भी नीचे चले गए। अब हम किसी काम के नहीं रहे भारत के सामने। अब हम किसी काम के नहीं रहे। हमने बस न्यूक्लियर ताकत ली और अपनी जान बचा ली। ये कौन बोल रहा है? नवाज शरीफ। बरास्ता बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान जो उनके करीबी साथी। आगे चलिए। 1965 की जंग हम हारे थे। हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है कि हम जीते थे। अब तो न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद हम किसी काम जोगे नहीं रहे, बस हमने अपनी जान बचा ली है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर ज़फरुल्लाह। हमारे साथ अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादती की है। नवाज शरीफ के हाथ बांध कर कोई काम नहीं करने दिया। मतलब जर्नल्स ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उससे पहले नवाज शरीफ के हाथ बांधे हुए हैं, कोई काम नहीं करने देते। उन्होंने नहीं बांधे हुए हैं, ये गुलाम है, इन्हें वैसे ही हाथ बांध के खड़े होने की आदत है। जैसे वो याद नहीं है वो जो मिलिट्री का हमने दिखाया था जिसमें वो बेचारा सिविलियन हाथ बांध के खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ सदर ट्रंप के सामने हाथ बांध के खड़े थे। तो ये पाकिस्तान में गुलामी जहनों के अंदर है और जो नहीं करते फिर उनको ये उल्टा लटका के मारते हैं। उनको कहते हैं कि ये बदतमीज़ हैं, कहाँ से आ गए हैं। तो ये गुलामी इनके जहनों में है। तो ये हाथ उन्होंने नहीं बांधे, ये खुद ही बांधे रखते हैं हुजूर। बहरहाल वो कहते हैं इमरान खान बहुत खुशकिस्मत आदमी था जिसे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत की लड़ाई में सिविलियन कमज़ोर बनकर सामने आए हैं, ये बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान ने कहा। अच्छा, इससे पहले ये पहली दफ़ा नहीं है, नवाज शरीफ पहले भी खुलकर ये बातें कहते रहे हैं। कारगिल एडवेंचर करके मेरी पीठ में छुरा घोंपा। फिर उन्होंने डॉन लीक्स की और उसमें भी कहा कि जर्नल्स मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं जीता। ये अभी बैरिस्टर ज़फरुल्लाह ने भी कहा, पहले नवाज शरीफ भी कह चुके हैं। ये
तमाम ऑन रिकॉर्ड अब बयानात नवाज शरीफ के भी हैं, माजी के जो तीनों मैंने, डॉन लीक्स का, कारगिल में छुरा घोंपा और पाकिस्तान ने कभी इंडिया से कुछ नहीं लिया। ये नवाज शरीफ साहब का बयान है कि कुछ नहीं जीता, आज तक दिया ही दिया है, हारा ही हारा है, कुछ नहीं जीता। और अब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान भी बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो नवाज शरीफ कर चुके हैं। और ये सबसे पसंदीदा सियासतदान हैं और सबसे पसंदीदा सियासतदान के बड़े भाई हैं और सबसे पसंदीदा जो खातून सियासतदान हैं उनके वालिद हैं। मीन किनके पसंदीदा? मैं आसिम मुनीर साहब के पसंदीदा सियासतदान शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ, पसंदीदा सियासतदान उनकी जो मरीम नवाज़ हैं और उनके बड़े भाई, उनके वालिद मुहतरम नवाज शरीफ साहब के ये बयानात हैं माशाल्लाह। दूसरी तरफ आप सोचिए, एक तरफ घर में मशवरा नहीं कर रहे आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ के कि हम इंडिया से जीते हैं या हारे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अज़मा बुखारी कह रही हैं कि हम लिबर्टी चौक पर एक बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी जीत का। दूसरी तरफ अगर देखें तो सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये ARY का आपके सामने रखते हैं सेलिब्रेशंस का मुद्दा। ARY ने अपना जो ट्रांसमिशन, आपको हमने 4-5 दिन पहले खबर दी थी, 6 दिन पहले, कि ट्रांसमिशंस होंगी, सबको कह दिया गया है ट्रांसमिशन सेल बनाएं और ट्रांसमिशन करें। ये सोशल मीडिया पे हमें मिला है ARY का। इसमें खबर क्या है, वो तो सारे चैनल कर रहे हैं, अकेला ARY नहीं, सभी के ऐसे ही चौधरी निज़ामुद्दीन ने, जर्नल्स ने, ISPR और ISI ने ऐसे ही बनवाए हैं ट्रांसमिशन सेल्स, और आपको 5 दिन पहले बताया था। लेकिन इसमें खबर क्या है, गौर से देखें, इसमें हमारे शेख वकास अकरम साहब भी हैं। इतना यकीन है ARY को और जर्नल्स को कि वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे आदमी हैं, अच्छी बात ही करेंगे। वो मुझे PK फिल्म याद आ गई, उसके अंदर एक कैरेक्टर था सरफराज, उसने कहा था सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। तो इधर इनको भरपूर एतमाद है शेख वकास अकरम साहब के ऊपर कि वो ये जो मार्का हक है, इसके ऊपर जो बातचीत होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत उम्दा तरीके से वो बातचीत करेंगे और इस शान शान ये जो ट्रांसमिशन हो रही है इसके वो बात दुरुस्त ही करेंगे। अच्छा जी, फिर आगे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा नहीं बनाना चाहते थे। अब आजकल क्योंकि जर्नलों के साथ हैं तो ये कहेंगे नहीं बनाना चाहते थे। जैसे ही ये जर्नलों के अपोजिट साइड पे कभी गए तो ये कहेंगे कि हमने बनाया था, हम बनाना चाहते थे, देखें हमने गद्दारी का मुकदमा बनाया था। अब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ नहीं बनाना चाहते थे, वो किसी और ने बनवाया था। इशारा कर रहे हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने बनवाया था। नवाज शरीफ जो हैं वो गद्दारी का मुकदमा नहीं बनवाना चाहते थे। फिर दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि उनसे पूछा कि 2006-2007 में भारतीय सफारतकार दीपक कौल बलोच अस्करियत पसंदों को $40 लाख देते पकड़ा गया, मगर सफारती इस्तिस्ना के बायस वापस पहुंच गए। उस पर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ने कहा ये कोई नई बात नहीं। हाँ ठीक है, नई बात नहीं, लेकिन कौम के सामने तो पूरी हकीकत रखनी थी, पूरी दुनिया के सामने तो ये सबूत रखने थे। हम खामोश रहते हैं, वो सारे सबूत रखते हैं। हम इधर मार्का हक, फितनातुल हिंदुस्तान सब कुछ उर्दू में जारी करते रहते हैं, कभी इंग्लिश में जारी नहीं करते। कभी ये जो फितनातुल हिंदुस्तान के तमाम आपके पास सबूत हैं, ये कभी आलमी मीडिया के सामने आप नहीं रखते, आलमी सफारतकारों के सामने आप रखकर राज़ी नहीं हैं। बहरहाल खबरें और भी थी, लेकिन उन्हें सुबह के वक्त आपके सामने शामिल करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।